नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एट 7 में खबर राज्यों से, जहां हम पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक आपको हर राज्य की खबर दिखाते हैं। मैं हूं निखिल सिंह। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास, नवोन्मेष में निवेश का किया आह्वान। पोस्ट बजट वेबिनार में कहा, देश की आर्थिक सफलता के लिए हितधारकों को आगे आना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना के विकास को दी मंजूरी। कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग निवारण कार्यक्रम के संशोधन को भी दी स्वीकृति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने वालों को लिया आड़े हाथ। कहा, व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दिया जवाब। पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने, चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों को कई जगहों पर पंजाब पुलिस ने रोका। सड़क पर ही धरने पर बैठे किसानों ने पंजाब के 18 जिलों में 108 जगहों पर भगवंत मान सरकार के पुतले जलाए। और औरंगजेब पर विवादित बयान के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र से निलंबित किए गए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, अबू आजमी का स्थायी रूप से होना चाहिए निलंबन। तो भारत एट 7 में सबसे पहले खबर हिमाचल प्रदेश में सैलरी और पेंशन के लाले। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारी वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी वेतन भुगतान में देरी को लेकर नाराज हैं और साथ ही पेंशनर्स ने भी पेंशन को हो रही देरी के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनका वेतन वक्त पर जारी न करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश अध्यापक वेलफेयर यूनियन के अध्यक्ष नितिन व्यास ने बताया कि सरकार हर महीने विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए बजट जारी कर रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 6 महीनों का बजट एक साथ जारी होता था और उससे भी पहले सालाना बजट जारी हुआ करता था, लेकिन मौजूदा दौर में सरकार हर महीने बजट जारी करती है, जिससे वेतन व पेंशन के भुगतान में देरी हुई है। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन, ना वेतन ना प्रमोशन। पिछले 4-5 महीनों से प्रदेश सरकार द्वारा जो है जो सारा सिस्टम है इसको बदला गया है कि हर महीने जो है हमारे जो फाइनेंस ऑफिसर हैं वो सेक्रेटरीट जाएंगे, वो एक पूरा यूनिवर्सिटी का जो सैलरी का एक हमारा जो बोचर होता है उसको लेकर जाएंगे और वो कहेंगे कि जी इस महीने की हमारी सैलरी 3 करोड़ की बन रही है या सपोज 4 करोड़ की बन रही है, तो जो स्टेट का जो हमारा फाइनेंस विंग है वो 3 या 4 करोड़ रुपये जितना हमारा सैलरी बन रही है उतना ही उनको देगा। जिस तरह से यहाँ पर कर्मचारियों को, प्रोफेसर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि एक विश्वविद्यालय की छवि भी धूमिल हो रही है और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसकी भी छवि जो है धूमिल हो रही है। वहीं गैर शिक्षक संघ ने भी विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों को वेतन के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ के मुताबिक कई कर्मचारियों ने बैंकों से ऋण ले रखे हैं और वेतन न मिलने के कारण वे अपनी किश्त भी जमा नहीं करवा पाए हैं। मार्च का महीना है, बच्चों की फीस देने को है और यूनिफॉर्म्स, किताबें खरीदने को है और हमारे कर्मचारियों को इस महीने में तो एटलीस्ट 1 तारीख को मिलनी चाहिए थी और जो ये ट्रेडिशन चली हुई है ये 1 तारीख को ही मिले। वहीं सरकार के इस रवैये को लेकर पेंशनरों ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने सरकार से व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोगों की भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को गुमराह करने का काम कर रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ऐसी व्यवस्थाएं परिवर्तन जो है ठीक करना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन करो पर ठीक से करो ताकि कोई भी वर्ग जो है वो नाराज ना हो।
पिछले लंबे समय से विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ ये नाराजगी जाहिर की जा रही है और अब कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनका भुगतान जल्द नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। उनका कहना है कि सरकार से ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन, ना वेतन ना प्रमोशन। जो कर्मचारी है और जो शिक्षक है उनका ये कहना है कि उनके बहुत से ऐसे खर्चे हैं, जैसे उनकी EMIs हर महीने जाती है, बच्चों की फीसेस है, किताबों के खर्चे हैं, वो सारे खर्चे जो है उनकी अदायगी करने के लिए उनके जो सैलरी है उसका आना बहुत ज़रूरी है। मांग ये है कि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो सरकार से ये पक्का करे कि उनकी जो सैलरी है वो समय पे आए और उसके लिए जो बजट के प्रावधान है उसको भी, उसके जो तरीके, जो चेंजेस लाए गए हैं उनको जो है उसी तरीके से साल का बजट जो है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी सैलरी का जो भुगतान होना है वो समय पे हो सके। कैमरामैन ऋषि पाल के साथ DD न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम। और अब खबर नक्सलगढ़ से। जी हाँ, नक्सलगढ़ शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। नक्सलगढ़ में 30 साल बाद बस सेवा, यानी बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में घोर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले का अंतिम छोर, जो कभी नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, वहां बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नक्सल आतंक की बेड़ियों को तोड़ते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंतिम गांव पामेड़ सहित 7 पंचायतों को कवर करने वाली बस सेवा शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ में 30 साल बाद बस सेवा शुरू। बीजापुर से कनेक्ट हुआ पामेड़। नक्सलगढ़ से मिटा खौफ, विकास को मिली रफ्तार। नक्सल आतंक की बेड़ियों को तोड़ते हुए बस सेवा शुरू। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और जवानों के मेहनत के बलबूते विकास की ओर बढ़ते कदम। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर बसा है पामेड़। छत्तीसगढ़ में घोर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले का अंतिम छोर, जो कभी नक्सलियों की राजधानी कही जाती थी, वहां बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नक्सल आतंक की बेड़ियों को तोड़ते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर बसा पामेड़ समेत इलाकों के 7 पंचायतों को कवर करने वाली बस सेवा शुरू की है। यह बस सेवा इस क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। यात्री बस के संचालन से अब उन इलाकों के ग्रामीणों को तेलंगाना से होते हुए अपने गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बीजापुर से सीधे पामेड़ पहुंच सकेंगे। इसमें रोजाना बड़ी संख्या में यात्री सफर करने लगे हैं। पहले चेरला से घूम के जाना पड़ता था। बीजापुर से लगभग 220 किलोमीटर पड़ता था, 5-6 घंटे लगते थे जाने में। अभी बीजापुर से वो 100 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे बीजापुर से आवापल्ली, बासागुड़ा, तर्रेम, कोंडापल्ली होते हुए पामेड़ का रास्ता भी खुला है। सभी जो नए कैंप्स खुले हैं इसी साल, इस एक्सिस पे काफी नए कैंप्स खुले हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी सिक्योरिटी है, और एक बस सर्विस भी शुरू किया है। क्षेत्र में सड़क न होने से धीरे धीरे इस इलाके में नक्सलियों ने अपनी पैठ बनाई और पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। अब नक्सलियों को खदेड़ने के लिए सरकार ने यहाँ विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिसके चलते सबसे पहले इस क्षेत्र में कैंप स्थापित किए गए, फिर सड़कों का जाल बिछाने का काम शुरू किया गया। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पामेड़ को बीजापुर जिला मुख्यालय से जोड़ना महत्वपूर्ण कदम था। पामेड़ को बीजापुर के मुख्यालय से जोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें इस साल लगातार कैंप खुले हैं और उसके बाद से ये इस जो तर्रेम से लेके जो पामेड़ का सड़क बहाल हुआ है और लोगों के मनशान रूप यहाँ आवागमन भी बहुत तेजी गति से बढ़ी है। इसके साथ साथ में ही बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी पहुंच रही हैं। कल तक जो इलाका नक्सलियों के कब्जे में था, अब उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने अपनी पैठ जमाते हुए कैंप के साथ ही वहां के ग्रामीणों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जिसका सबसे सुखद परिणाम यह रहा है कि अब बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतिम गांव में बसे पामेड़ में बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का एक छोटा सा गांव पामेड़, जो मौत प्रभावित इलाकों में शामिल था, इस गांव तक अब पहली बार बस सेवा शुरू हुई है, जिसे बीजापुर एक्सप्रेस नाम दिया गया है। यहाँ के लोगों के लिए एक नई शुरुआत है, जो अब बिना डर और परेशानी के जिला मुख्यालय तक आ जा सकेंगे। सोमेश पटेल, DD न्यूज़, छत्तीसगढ़। और बात होगी झारखंड की, जहां बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर आंसू बहाए जा रहे हैं। झारखंड में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। राज्य के करीब 8000 सरकारी स्कूल महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 26,000 सहायक आचार्य के पद भी खाली पड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन कमियों के बावजूद हेमंत सोरेन सरकार ने इस बार शिक्षा बजट में कटौती कर दी है।
जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। एक एक शिक्षक के भरोसे 7,930 स्कूल, 199 स्कूल में नहीं है एक भी स्टूडेंट, फिर भी 398 शिक्षक, 26,000 से अधिक सहायक आचार्य के पद खाली। झारखंड बजट में शिक्षा मद में कटौती से भाजपा सोरेन सरकार पर हमलावर। झारखंड में शिक्षा को लेकर ढांचागत संरचना के विकास के दावों के इतर राज्य के कई शिक्षा के मंदिर शिक्षकों की कमी का दंश झेल रहे हैं। सरकार इसे दूर करने के दावे तो कर रही है, लेकिन शिक्षा बजट में जो कटौती की गई है उससे यह संभव होता नहीं दिखता। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक राज सिन्हा के सवाल पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने स्वीकार किया है कि राज्य में शिक्षकों का घोर अभाव है, जिसे दूर करने में सरकार जुटी है। उन्होंने कहा कि राज्य के 7,930 स्कूल ऐसे हैं जो महज एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। श्री सोरेन ने कहा कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए जल्द ही 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति की कार्रवाई झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रक्रियाधीन है। अनुशंसा प्राप्त होते ही जैसी अनुशंसा प्राप्त हो जाएगा उसमें 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, जैसे प्राप्त हो जाएगा मैं शुरू कर दूंगा। दिलचस्प बात यह है कि राज्य में 199 स्कूल ऐसे हैं जहां 398 शिक्षक तो हैं, लेकिन एक भी विद्यार्थी नहीं है, जो झारखंड में स्कूल चलो अभियान की पोल खोलता दिख रहा है। राज्य के 199 विद्यालय वैसे हैं जहां एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं है, परंतु 398 शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षा को लेकर राज्य सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 3 मार्च को सदन में पेश बजट में इस मद में भी कटौती की गई है, जिस पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि शिक्षा का बजट घटने से सरकारी स्कूलों में संसाधन कम होंगे, जिसका सीधा असर गरीब और ग्रामीण विद्यार्थियों पर पड़ेगा। उन्होंने स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के बजट में कटौती पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस कटौती से सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और सुविधाओं की कमी होगी, जिससे गरीबों का इलाज प्रभावित होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गरीब हितैषी होने का हेमंत सरकार का दावा खोखला और दिखावा है। हर जगह, हर क्षेत्रों में, चाहे प्राइमरी एजुकेशन में हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो, सब जगह ये समस्या है। अगर इन समस्याओं को हम दूर नहीं करेंगे तो फिर उन गरीबों का कैसे भला होगा। झारखंड के वार्षिक बजट में इस बार 13% की वृद्धि तो हुई है, लेकिन शिक्षा समेत 24 महत्वपूर्ण विभागों के बजट में कटौती चर्चा का विषय बनी हुई है। विकास का सबसे बड़ा वाहक शिक्षा को माना जाता है, लेकिन झारखंड में जिम्मेदारों की नजर में शायद इसका महत्व कम है। यही कारण है कि शिक्षा के मंदिर में यहाँ गुरुओं की कमी है। इस बार के शिक्षा बजट में हुई कटौती से भविष्य भी बहुत उज्जवल नजर नहीं आता, जो युवा पीढ़ी के भविष्य को निखार और तरा सके। डीडी न्यूज के लिए राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। और उसके बाद बात आगे करेंगे, बिहार से जुड़ी हुई खबर होगी, लेकिन भारत 7 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो है लंबरेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात होगी बिहार के स्वास्थ्य की। बिहार में डबल इंजन सरकार राज्य के विकास की नई गाथा लिख रही है। पर्यटन से लेकर उद्योग तक और सड़क से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। बिहार में जल्द ही नई हेल्थ पॉलिसी 2025 भी लागू होने वाली है। बिहार के सभी जिलों में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। बिहार में जल्द लागू होगी नई हेल्थ पॉलिसी। पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में MBBS के नए सत्र से हिंदी में होगी पढ़ाई की शुरुआत। बिहार के लोगों को अब दूसरे राज्य में जाकर इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि बिहार में जल्द ही नई हेल्थ पॉलिसी लागू होगी। इसके साथ ही राज्य में फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के इरादे से बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 भी लागू की जा रही है। बिहार खाद्य प्रसरण नीति 2025 लाएंगे। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हमारे पास कोई नीति नहीं था, दवा यहाँ बनाए जा सके, इसके लिए पूरा एक नया पॉलिसी लाकर 2025 हम लागू करेंगे। बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए साल 2005-2006 से साल 2023-2024 तक सरकार ने खर्च 13 गुना बढ़ाया है। बिहार सरकार द्वारा एम्स दरभंगा के निर्माण के लिए 187.44 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है। बिहार में 5 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। हर जिले में 100 MBBS सीट क्षमता वाले नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण भी कराया जा रहा है। 1 से 10 तक के लिए समान श्रेणी के छात्र, अल्पसंख्यक सहित की छात्रवृत्ति को दुगनी की जाएगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। PPP मोड पर यदि वो नया मेडिकल कॉलेज खोलना चाहे तो हम उसको जमीन उपलब्ध कराकर उसके लिए भी एक पॉलिसी बनाकर स्थापित करने का काम करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत मरीजों की सभी जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में हर महीने करीब 15 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बन रहे हैं। डिजिटल OPD रजिस्ट्रेशन, मुफ्त दवा वितरण सहित मासिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में बिहार ने देश में कीर्तिमान रचा है। पटना के PMCH अस्पताल की क्षमता को बढ़ाकर 5000 बेड किया जा रहा है। इसके बाद ये विश्व का पहला ऐसा अस्पताल होगा जहां इतने मरीजों के इलाज के साथ चिकित्सा की भी व्यवस्था होगी। पटना से DD न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। और जनजातीय देवलोक महोत्सव की बात करेंगे। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां की मोहन यादव सरकार जनजातीय संस्कृति, परंपरा और पूजा पद्धतियों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में जनजातीय देवलोक विकसित करने जा रही है। देखिए भोपाल से आशीष मंगल सोनी की ये रिपोर्ट। जनजातीय देवलोक महोत्सव सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की ऐतिहासिक पहल, जनजातीय परंपराओं और संस्कृति को बढ़ाने के लिए बड़ी घोषणा। जनजातीय समाज के प्रमुख उत्सव अब सरकार भी मनाएगी। वन क्षेत्रों में स्थित जनजातीय पूजा स्थलों को विकसित करने का ऐलान। जनजातीय कलाकारों के खातों में पहुंचेगी राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की जनजातीय परंपराओं और संस्कृति को बढ़ाने के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने जनजातीय देवलोक महोत्सव में कहा कि अब प्रदेश सरकार भगोरिया और अन्य जनजातीय त्योहारों को बड़े स्तर पर मनाएगी। साथ ही जनजातीय कलाकारों के खाते में 5-5 हजार रुपए भी आएंगे।
जनजातीय देवलोक महोत्सव में जनजातीय समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जनजातीय समाज में गोंडी भाषा, कोरकू भाषा, भीली भाषा, भिलाला भाषा सहित कई भाषाएं हैं। इन भाषाओं की आवाज आत्मा से आती है। हमें भले ही इन भाषाओं के शब्द नहीं आते, लेकिन इनमें से प्रेम का रस टपकता है। हमारे जैसे ये अपने अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी इस बेल्ट में भगोरिया उत्सव होली पे बहुत बढ़िया होता है। तो ये एक एक करके सभी समाज के इससे बड़े उत्सव को राज्य की स्तर पर मनाने की घोषणा करता हूं, राज्य की स्तर पर सरकारी आनंद के साथ। आने वाले समय में 3 साल के अंदर सभी किसानों को सोलर पंप देते हुए बिजली के बिल की झंझट ही मिटा देंगे। केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने मध्य प्रदेश सरकार के इस प्रयास को लेकर कहा कि राज्य सरकार का ये फैसला जनजातीय संस्कृति के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यह हमारे आदिवासी संस्कृति के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। हमारा दूसरा सौभाग्य है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल प्रेरक नेतृत्व हमारे राष्ट्र को मिला हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर ग्राम सभा को 3-3 हजार रुपए की वित्तीय सहायता के चेक भी वितरित किए। मध्य प्रदेश की 7 प्रमुख जनजाति और उनकी 43 उपजातियों ने प्रकृति, प्रतीक और प्रतिमा में देवधारणाओं को स्थापित किया है। इन्हीं देवधारणाओं के सम्मान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर जनजाति देवलोक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संदेश दिया कि जनजातियों की परंपरा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज, भोपाल। तो भारत एट 7 में दूसरे राज्यों से जुड़ी हुई खबरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। गुड गर्ल। आगे सैलरी नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। भारत एट 7 में स्वागत है एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद। और खबर महाराष्ट्र से, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को उनकी विवादित टिप्पणी के कारण विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। आजमी ने औरंगजेब के बारे में दिए गए अपने बयान से सदन में हलचल मचा दी थी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल ने सदन में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आजमी के द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के कारण सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके कारण उनकी सदस्यता मौजूदा सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष ने पारित कर दिया। और महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से सपा विधायक अबू आजमी के निलंबन पर शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि अबू आजमी को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। निलंबन सिर्फ बजट सत्र के लिए नहीं होना चाहिए, निलंबन स्थायी रूप से होना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है।
यूपी के बजट सत्र के में विधान परिषद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिम्मत है तो उसको पार्टी से बाहर करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि उसको एक बार यूपी भेज दो, उपचार हम कर देंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को उसको बाहर निकाल देना चाहिए और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। आगे देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।